नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। मिडिल ईस्ट में जारी जंग दिन पर दिन भड़कती जा रही है। कहने को तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सीज फायर के नियमों को ताक पर रखकर दोनों देश अविश्वास के तनाव के चलते लगातार सीज फायर की नैतिकता की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते समझौते का नतीजा भी फिलहाल शून्य पर बना हुआ है। दोनों देशों की जिद के चलते पूरी दुनिया अब इस संकट की जद में आ गई है। जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया, वहीं आईआरजीसी ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी चरम पर बना हुआ है और खामियाजा वैश्विक स्तर पर सभी देश भुगत रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से वैश्विक स्तर पर पनपे दर्द का अंत कब और कैसे हो पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की भरपाई आसान हो पाएगी? दूसरी तरफ इजरायल का हमला भी लेबनान पर जारी है। इस घटनाक्रम के बीच कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर से उछाल आ गया है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और बढ़ गए हैं। सवाल यह भी कि आखिर महंगाई से राहत कब मिलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब दोनों देशों के बीच जहां सीज फायर को लेकर के समझौते की बात सामने आ जरूर रही है, लेकिन इस समझौते को ताक पर रखते हुए दोनों ही देश सीज फायर का उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी स्ट्रेटेजी से बाज नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान के साथ साथ इजरायल और लेबनान के बीच भी डील और युद्ध विराम के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती जा रही है। जहां एक तरफ महंगाई की मार दुनिया के स्तर पर सभी लोगों को झेलनी पड़ रही है, वैश्विक स्तर पर तमाम देश इस महंगाई का सामना कर रहे हैं, इस महंगाई की मार को झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मार जनता को भी मार का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं अब गैस के दामों में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, सभी देश इससे प्रभावित है। लेकिन सवाल यह कि समझौते का परिणाम जिस तरह से शून्य होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा? इस दौरान अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमला किया है और ईरान का भी साफ तौर पर कहना कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जहां समझौते को लेकर के कुछ शर्तें रखी गई, कुछ शर्तों को मानने की बातें भी सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, मिडिल ईस्ट में संकट तनाव पर है, चरम पर स्थिति बनी हुई है। इजरायल का हमला भी लेबनान पर जारी है। कुल मिलाकर के चौतरफा युद्ध जो छिड़ा हुआ है, उससे वैश्विक स्तर पर अब असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल नए हमलों के बीच डील के दावे हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अविश्वास का तनाव बना हुआ है, इसका अंत कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, उससे न सिर्फ भारत बल्कि सभी देश कैसे उभरेंगे? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं उदय जावा जी, इसके अलावा ललन प्रसाद जी जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल रक्षा विशेषज्ञ है हमारे साथ उदय जावा जी, उनसे करेंगे। उदय जी, जिस तरह से अविश्वास का तनाव बना हुआ है, कहने को तो दोनों देशों के बीच में सीज फायर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद कभी ईरान कभी अमेरिका एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रही है, ये कैसा सीज फायर है? और अगर इस सीज फायर के चलते वैश्विक स्तर पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उससे पार पाने के लिए कैसे कदम उठाया जाए कि इस संकट से निपटा जाए? सबसे पहले आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से जय हिंद। ये जो अविश्वास चल रहा है और इसके बीच बीच में सीज फायर थोड़ी देर के लिए चल रहा है जी, ये थोड़ा टाइम सबको मिल रहा है कि वो एक बार फिर पूरी सिचुएशन को देखें, उसको परखें और कुछ ही ऐसे नतीजे पर आए जहां दोनों तरफ का समझौता हो सके। लेकिन क्योंकि किसी तरफ से समझौता नहीं हो पा रहा है, वहां से कोई ना कोई एक फीलिंग जा रही है कि सीज फायर कामयाब नहीं होगा। कोई एक छोटा अटैक कर रहा है, उसके बदले में दूसरे देश से एक बड़ा अटैक आ रहा है। तो इसके दोनों को चलते हुए जब तक एक लंबा सीज फायर होके और टॉक्स नहीं बैठेंगे, और टॉक्स बैठने के लिए भी हमारे को कोई एक रिस्पॉन्सिबल देश के साथ टॉक्स करने का जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल ललन जी, जिस तरह से अविश्वास का तनाव बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, मिडिल ईस्ट में जो संकट बना हुआ है, एक बार फिर से महंगाई की मार अब वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ भारत का जिक्र करें तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी बढ़ी थी, अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हो गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है तो निश्चित रूप से कारोबार पर भी असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थों पर भी असर पड़ेगा और आने वाले समय में महंगाई एक बार फिर से बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर के भारत की भी डगमगाने की स्थिति में बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इस लड़ाई का अंत तो अभी नजर नहीं आ रहा है जी, क्योंकि कभी अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान जवाबी हमला करता है, कभी ईरान हमला करता है तो अमेरिका कहता हमने सिर्फ डिफेंस में हमला किया। अभी आज जो डोनाल्ड का ट्रम्प का बयान आया, उन्होंने जो हमला किया तो कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया है। और ईरान ने भी अमेरिकन बेसेस पर हमला किया है, ईरान ने मिडिल ईस्ट में भी हमला किया है कतर के ऊपर। तो ईरान का मूड जो लड़ाई का बना हुआ है, अभी वो पीछे हटने की नौबत नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है कि ईरान के अंदर भी अब रिफ्ट हो गया है और ईरान के राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आई हुई है। हालांकि वहाँ की मीडिया ने इसको मना किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये रिफ्ट चल रहा है कुछ दिनों से, जो न्यूज आ रही है बराबर। तो जो सिविलियन अथॉरिटी है ईरान की, राष्ट्रपति हैं और जो लोग हैं सरकार में, वो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो, और जो मिलिट्री है वहाँ की वो लड़ाई बंद नहीं करना चाहती। तो ये जो टसल इनका आपस में भी चल रहा है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है और नेगोशिएशन कुछ हो नहीं पा रहा है। जो वहाँ के मिलिट्री के कमांडर ने अभी बयान दिया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और इस तरह से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और सवाल ये कि अगर कोई समझौता नहीं होगा और युद्ध विराम का पीरियड तो खत्म हो गया, जो 50 दिन का युद्ध विराम था वो तो समाप्त हो गया जी। अब अमेरिका क्या रुख अख्तियार करता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बात कही है, जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट बात है, वो ये उन्होंने ये कहा कि ईरान को हम जब तक बहुत अधिक से अधिक प्रेशर में नहीं डालेंगे, हम हमला नहीं करेंगे तो ईरान मानेगा नहीं। तो इसलिए हम ईरान को झुकाएंगे, जैसे भी होगा, मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हम ईरान को झुकाएंगे। तो ये जो अब उनका एटीट्यूड है कि वो ये समझते हैं कि ईरान को जबरदस्ती हम उस प्लेटफॉर्म पर ले आए कि वहां आकर वो हमारी बात माने। और ईरान है जो कुछ शर्तें ऐसी है जिसको मानने को तैयार ही नहीं है, जैसे वो न्यूक्लियर पावर वो बनना चाहता है और उसके लिए यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का जो उसका प्रोग्राम है, और वो यूरेनियम डस्ट अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका कहता है कि हम किसी हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, इससे सारी दुनिया खतरा है। तो अब ये जो, और दूसरा लेबनान के बारे में भी जो प्रॉब्लम आ गई है, अब इजराइल बराबर लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, घुस गया है लेबनान के अंदर और कुछ इलाके के कब्जे भी कर लिए इजराइल ने। और ईरान कहता है कि इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे, नहीं तो लड़ाई बंद नहीं हो सकती। तो जो शर्तें दोनों साइड से हैं वो ऐसी हैं कि समझौता बहुत जल्दी होना मुश्किल है और इसका परिणाम सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आपने जैसे ठीक कहा, देखिए तेल के, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी वो गिर जाते हैं, कभी बढ़ते हैं। गिरते तब हैं जब कोई उम्मीद बनती है कि शायद समझौता हो जाए, और जहां को दोबारा लड़ाई छिड़ जाती है, दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं, तो तेल के दाम लग जाते हैं। तो ये दाम चल रहा है, अभी नीचे आ रहा है, लेकिन काम बिल्कुल उदय जी, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में अविश्वास का तनाव बना हुआ है, दोनों देशों के बीच में हमले लगातार जारी हैं, इधर ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर इजराइल और लेबनान के बीच में लगातार इस तरह के घटनाक्रम निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें अनिश्चितता बनी हुई है। इस अनिश्चितता की कीमत कब तक दुनिया चुकाती रहेगी? देखिए, ये अनिश्चितता तो एक लंबे अरसे तक चलती रहेगी। अगर आप उसके थोड़ा नॉर्थ देखें, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसको भी 4 साल से ऊपर हो गए हैं जी। लेकिन क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम सब पे इतना ज्यादा नहीं पड़ा था, उसके ऊपर इनिशियल फेज के बाद सबका ध्यान हट गया और वो एक रूटीन लड़ाई सी हो गई। जो करंट युद्ध है, जो अभी अमेरिका और ईरान के बीच खासकर से, और इजराइल और लेबनान के बीच एक सेकेंडरी युद्ध जो चल रहा है,
इन दोनों का खास असर हम सब पे पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑयल, पेट्रोलियम, गैस जितना भी स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से ट्रेड होता है, सब कुछ आने में हमारे को कठिनाई हो रही है। साथ साथ जो ये कठिनाइयां हो रही हैं, इसमें जो शिप्स उधर से थ्रू होंगी, उनको एक और जो खतरनाक प्रॉब्लम है वो उसी एरिया में, वो है पायरेसी की। तो जो हमारी इंडियन नेवी है, उन्होंने उधर ऑपरेशन संकल्प एक लॉन्च किया हुआ है, जिसके ऊपर वो उन शिप्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं जो हमारे शिप्स उधर से आके और हमारे देश में एनर्जी या रिसोर्सेज ला रहे हैं। पायरेसी से भी और प्रोटेक्शन के लिए भी इनका रोल जरूरी है। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने इसमें लॉन्च किया हुआ है। साथ ही साथ ये एक हमारे लिए जिसको कहते हैं आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी, जी, हमारी जो नॉर्मल लड़ाई होती है वो हमारे देश के, हमारे बॉर्डर से होती है, वो हमारे एरिया में होती है। तो हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी हालत में अगर जरूरत पड़े आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि चाहे हमारी कोई शिप्स वहां फंस जाए, या हमारा जो डायस्पोरा है, खासकर अभी कुवैत पे फिर एक अटैक हुआ है, मिडिल ईस्ट में हमारे देश के कई लोग हैं जिनको, जो वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो वहां नौकरी करते हैं, और तकरीबन बहुत सारे फैमिली से लोग वहां पे काम करते हैं। ये पूरे डायस्पोरा को अगर हमको फिर से पिछली बार की तरह इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो हमारे को अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का फिर से इसमें रोल लेना पड़ेगा, ताकि इनको सेफली वापस लाएं। तो हमारे देश को नॉट ओनली अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, पर इस डायस्पोरा का और इनके सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से लल्लन जी, जिस तरह से इजराइल का हमला भी लेबनान पर जारी है, मिडिल ईस्ट में तो तनाव बना ही हुआ है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में जिस तरह से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर से उछाल आ गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच डील पर युद्ध विराम के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। इससे पार कैसे पाया जाएगा? दुनिया भर का जिक्र ना भी करें तो भारत में काफी लंबे अरसे के बाद, काफी समय संयम बरतने के बाद अब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा किया गया है, लेकिन कब तक? ये स्थायी समाधान नहीं है और ऐसे तो महंगाई बढ़ती जाएगी, जनता परेशान होगी। देखिए, अमेरिका जो चाहता हो ये है कि पेट्रोलियम पर, कच्चे तेल पर उसका एकाधिकार दुनिया में हो जाए। जी, वेनेजुएला को हमला करके उन्होंने ले लिया। अब वेनेजुएला का सारा तेल अमेरिका के थ्रू ही बिक रहा है जी, और क्यूबा के ऊपर भी उनकी निगाह बनी हुई है, और ईरान के ऊपर पहले से निगाह बनी हुई थी। ईरान के ऊपर तो युद्ध अभी शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था कि ईरान की जो सुपरमेसी है कच्चे तेल की दुनिया में, इतने देशों को निर्यात करता है, इतना बड़ा भंडार उसके पास है, तो कैसे उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये यूरेनियम का इसका बहाना लेकर उन्होंने हमले किए, स्टार्ट किया। ये जो लड़ाई छिड़ी है उसमें अमेरिका ने दखल देना शुरू किया। इजराइल और ईरान से झगड़ा शुरू हुआ, फिर अमेरिका आ गया बीच में, और तब से अमेरिका एक तरह से लड़ रहा है ईरान से, और इजराइल तो लेबनान से और हिजबुल्लाह से, और ये जो आतंकवादी है इनसे लड़। तो अब समस्या ये कि तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो दुनिया में सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि तेल देखिए एक ऐसी चीज है कि सारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का है वो तेल, कच्चे तेल के ऊपर या पेट्रोलियम पर निर्भर है, क्योंकि कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ सब बनते हैं, और गैस के ऊपर निर्भर है। तो गैस और कच्चे तेल की सप्लाई जब कम होगी, जब महंगी होगी, तो सारी चीजें महंगी होंगी, चाहे वो रेल है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे वो समुद्री जहाज है, चाहे और कोई वाहन है, सारे के सारे महंगे होंगे। तो ट्रांसपोर्ट कास्ट ऐड हो जाएगा जितनी चीजें बिकती हैं उसके ऊपर, और ये ट्रांसपोर्ट कास्ट काफी मात्रा में बढ़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट कास्ट ही नहीं इससे बढ़ता, और लॉजिस्टिक्स पर भी इसका असर पड़ता है, और सारे लॉजिस्टिक्स के खर्चे महंगे हो जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा और लॉजिस्टिक का और मेंटेनेंस का, हर चीजों का जो खर्च होता है, और फिर जहाजों के आवाजाही में देर होती है। अब जो जहाज बराबर होर्मुज खाड़ी से निकलते थे, महीने महीने तो रुके हुए हैं वहां पर, 20-20 दिन के बाद तो कोई जहाज का नंबर आता है, कोई निकाल देते हैं और उनकी मर्जी है, नहीं निकालते तो उनकी मर्जी है। तो तेल के लिए और देशों से अरेंज करना पड़ रहा है, और देशों से जगह जगह भारत भी कई देशों से तेल मंगाता है, तो तेल के प्राइसेस सब जगह बढ़े हुए हैं। और जैसे जैसे ये बाधा बनी रहेगी, जब तक ये
सप्लाई श्रृंखला बंद रहेगी, बाधित रहेगी, तब तक तेल की स्थिति यही रहेगी, तेल और गैस की स्थिति। और तब तक महंगाई ऐसे होगी, और ये महंगाई एक बार जड़ पकड़ लेती है तो दोबारा फिर चीजों को सस्ता होना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। होर्मुज खाड़ी का ही देखिए, नॉर्मल अगर आज लड़ाई खत्म भी हो जाए तो होर्मुज खाड़ी को नॉर्मल होने में महीने 2 महीने का वक्त कम से कम लगेगा, क्योंकि सब माइंस बिछाई हुई है उन्होंने, और उन माइंस को क्लियर करना है, तभी जहाज सब आराम से आ सकेगी। और जो स्थिति लग रही है अभी, आज जो लेटेस्ट न्यूज आई है कि ईरान ने मिसाइलें अपनी सब तैनात कर दी है बॉर्डर पर होर्मुज खाड़ी के पास, और ईरान ने अपनी सेना भी होर्मुज खाड़ी के पास बहुत लगा दी है। तो एक ये जो टेंशन बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये दुनिया में सारी चीजें महंगी होगी, क्योंकि इस खाड़ी के थ्रू दुनिया की 25% सप्लाई जाती है, 20% तो तेल ही गैस जाता है इस खाड़ी के थ्रू, और बाकी सामान भी सब मिला दें तो लगभग 25% दुनिया का व्यापार होर्मुज खाड़ी के थ्रू होता है। अब 1/4 व्यापार अगर दुनिया का अफेक्ट होता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बोझ होगा, प्राइसेस पर क्या असर होगा, और महंगाई पर क्या असर होगा। और हमारे देश में देखिए, शुरू में तो भारत सरकार ने कोई बढ़ाया नहीं दाम, और उसी दाम पर देती है, लेकिन 1 महीने के अंदर 4 बार पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी। और अभी भी स्थिति है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जो तेल की रिफाइन करती हैं और तेल खरीद के फिर पेट्रोलियम बना के सप्लाई करती हैं, वो बहुत घाटे में जाते, और वो घाटा इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ घाटा है कि उसको पूरा करने का मतलब ये है कि सरकारी बजट से बहुत सा पैसा डाइवर्ट करना पड़ेगा पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, और करना पड़ रहा है सरकार को। तो बहुत सी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम पैसा लगा रहे हैं, और अपने आप को हम, अब जैसे सड़कें हैं और रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, हवाई जहाज के प्रोजेक्ट हैं, और हमारे जो कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी, सारे के सारे अफेक्ट हो रहे हैं। फैक्ट्रीज को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, और जितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है देश के अंदर, सब ऊर्जा सबके लिए चाहिए, और अगर ऊर्जा ही महंगी हुई तो सब चीज महंगी होगी, और सब चीज महंगी होने का मतलब यह है कि महंगाई धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंच रही। तो अपने यहाँ भी धीरे चीजें महंगी हो गई हैं, हालांकि अभी भारत में चीजें बहुत कंट्रोल में है, लेकिन ये स्थिति बहुत दिन नहीं रहेगी अगर ये इस तरह से युद्ध चलता रहा। और दूसरी बात, करेंसी पर इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हो रहा। देखिए रुपया कितना डिवैल्यू हो गया, और हमारी करेंसी नहीं, दुनिया भर के जो करेंसीज हैं वो डिवैल्यू हो रही है। अमेरिकन डॉलर तगड़ा हो रहा है, तो डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा तो दुनिया के और करेंसीज कमजोर होंगी, और करेंसी कमजोर होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। जिस चीज के लिए हम 100 रुपए देते हैं उसके लिए 105 रुपया देना पड़ेगा जी। तो ये स्थिति आ गई कि हम चीजें महंगी खरीदेंगे बाहर से, और दूसरी चीजें सप्लाई नहीं आएगी टाइम से, और सप्लाई के लिए हमें 10 जगह जाना पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, और उसका परिणाम ये होगा कि हमारी सारी चीजें अफेक्ट होंगी। हमारी खेती भी अफेक्ट होने जा रही है, फर्टिलाइजर की कमी हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर भी भारत बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से इंपोर्ट करता है, और ये इंपोर्ट कास्ट इतना जबरदस्त है कि इसमें बहुत सारी भारत सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है किसानों को। जिस दाम पर किसानों को सरकार सप्लाई कर रही है फर्टिलाइजर, वो जो मार्केट प्राइस है दुनिया में उससे कई गुना कम है, और वो पैसा सरकार को बजट से देना पड़ता है। तो अब वो बजट में फर्टिलाइजर के लिए और प्रोविजन करना पड़ेगा जी। तो फर्टिलाइजर के लिए प्रोविजन होगा, पेट्रोल के लिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा, ऊर्जा के सभी साधनों के लिए होगा, बहुत सारा पैसा तो इन्हीं चीजों में चला जाएगा। तो जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा? तो ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे दुनिया की है, और खासतौर से जो छोटे देश हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब आपने देखा श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, और इन सब जगहों पर क्या हो रहा है। पेट्रोल के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल लोगों को मिल नहीं रहा है,
खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। भारत में तो स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, उस मुकाबले सरकार ने मैनेज कर लिया है। और अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद रूस से हम बराबर तेल खरीदते रहे और बड़ी मात्रा में, और भारत ने बड़े स्पष्ट शब्दों में भी कह दिया कि हम ये सैंक्शन नहीं मानते, हमें जहाँ से भी चीजें जरूरी होंगी हम मांगे वहां से हम खरीदते। तो ये स्थिति सारी देखते हुए ऐसा लगता है कि लड़ाई अगर ये जल्दी नहीं समाप्त हुई तो महंगाई और बढ़ेगी और आम पब्लिक तो भारत की नहीं सारी दुनिया की सफर करेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से आम जनता सफर कर रही है। लेकिन उधर जी सवाल ये कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम भी है, युद्ध भी है। इन सब के बीच में दुनिया की अर्थव्यवस्था जहां प्रभावित हो रही है, वहीं अगर हम ईरान का जिक्र करें तो जिस तरह से खबरें निकल करके सामने आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरकार की तरफ से इन दावों का खंडन जरूर किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है कि अब ईरान की कमान IRGC के हाथ में चली गई है। IRGC के कमांडर अब ईरान को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्या ईरान के अंदर भी अंदर खेमे में कुछ हलचल हो रही है जिसका फायदा अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान में अंदरूनी लड़ाई देश लड़ता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से अब अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है? अमेरिका लगातार ईरान को कमजोर करने की स्थिति में आ रहा है। देखिए प्रगति जी, ये जो है इंटरनल लड़ाई जो है ये हमेशा होगी। जब एक देश के ऊपर इतना हैवी अटैक हो रहा है, इतना हैवी गोला बारूद हो रहा है, कैजुअलिटीज हो रही हैं और देश का नुकसान हो रहा है, तो जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उन्होंने पिछले 40 साल से अगर आप देखिए ईरान को एक ही मुद्दा रहा है, यूएसए से लड़ाई। और इस लड़ाई की वो तैयारी वो 1-2 साल से नहीं बल्कि 40 साल से कर रहे हैं। कब हुई जाके फाइनली अब हुई। और इसका इन्होंने इतना अपना सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर रखा है कि चाहे उच्च स्तर के कमांडर्स की हत्या की गई लेकिन फिर भी अगले स्तर पे लड़ाई जारी रही और किसी ना किसी ने वो कमान संभाली और वो वैक्यूम नहीं हुआ। इसी बीच अगर जो ईरान के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया है या इसकी खबरें निकली भी हैं, ये भी हो सकता है कि ये एक मीडिया स्ट्रेटजी रही हो यूएस की कि इस टाइप का न्यूज फैला दो कि ईरान में आपस में लड़ाई हो रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पक्ष से देखें, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल डिबेट हर हालत में रहेगा। क्या हमको कब तक लड़ना है, क्या किसी स्टेज पे हमको टॉक्स करनी है, टॉक्स करने के लिए हमारा क्या स्टेटस होना चाहिए, हमारे जो खास 3-4-5 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं और इनके ऊपर रहेंगे, और किन बातों पे किन मुद्दों पे हम किसी के साथ नेगोशिएट करके अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मानने को तैयार होंगे। तो जब तक एक सिचुएशन ऐसी रहेगी कि यू हैव टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, जो देश ताकतवर रहेगा, जो देश के पास स्ट्रेंथ रहेगी, उधर से नेगोशिएशन करेंगे तो उनकी नेगोशिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी नेगोशिएशन की सबसे बड़ी जो ईरान के पास स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जहां उन्होंने पूरे देश, पूरे साउथ एशिया की और पूरी वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रैप लगाया हुआ है, जहां से शिप्स को जा नहीं पा रही हैं। और ये पूरा जो प्रेशर है अल्टीमेटली अक्यूमुलेट होगा और यूएसए को भी देखना पड़ेगा। हालांकि जैसे मेरे मित्र ने बताया कि यूएस का डॉलर जो है वो बढ़ी जा रहा है, तो यूएस को फाइनेंशियली जो है फायदा हो रहा है इस लड़ाई से जी। और यूएस की जो कैजुअलिटीज हैं, इनिशियल कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये ड्रोन वॉरफेयर है और ये एयर से लड़ाई चल रही है, इसमें फिजिकल कैजुअलिटीज नहीं हो रही। तो ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। ईरान की जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं किस हालत में उभरेंगी और कब बाहर आएंगी। जैसे जैसे ये इंटरनल डिफरेंसेस बढ़ते रहेंगे, हो सकता है ईरान जल्दी नेगोशिएशन टेबल पे आए, जबकि कुछ हार्डलाइनर्स फिर भी कोई ना कोई नया आक्रमण या नया उस टाइप का हरकत करने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हमले से ईरान पीछे नहीं हट रहा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से भी ईरान की जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर के हिंसा भड़की हुई है, देश में लगातार लड़ाई की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। लेकिन सवाल यही कि अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हो रही है, इससे कैसे पार पाया जाएगा और दुनिया भर में वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है उससे कैसे उभरा जाएगा। जो अविश्वास का तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है, सीज फायर होकर भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे कैसे निपटा जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।
दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन युद्ध विराम के बीच अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। दोनों देश झुकने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पर लगातार हमले और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जंग कब थमेगी। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।